आज जो हम कुंडली विश्लेषण में कुंडली लेके आए हैं, ये आशीष जी की कुंडली है। आप इनकी डिटेल्स नोट कर लें। इनकी जन्म तिथि है, डेट है इनकी 6 फरवरी 1995। जन्म समय है इनका रात के 12:17 और जन्म स्थान है इनका जोधपुर। इनकी जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न की बनती है और जो इनकी चंद्र राशि बनती है वो बनती है मेष। दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, समसप्तक राशि हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरे लोगों की मनोभावनाओं को समझने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, क्योंकि ऑपोजिट राशि जो है वो आपके लग्न के साथ संबंध बना रही है डायरेक्टली, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से। अब वैसे ये दोनों जो राशियां ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, शत्रु राशियां हैं। लेकिन ऐसे में आपने मेरी पहले भी वीडियोस में सुना होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे में व्यक्ति के अंदर द्वंद्व रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये दोनों राशियाँ जो हैं ये चर राशि हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो प्रेजेंट में ज़्यादा जीने वाला होता है। फ्यूचर की बहुत ज़्यादा उसको चिंता नहीं रहती। चिंता करते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही चिंता नहीं करते, चिंता करते हैं लेकिन जायज़ चिंता करते हैं, जो करनी चाहिए, जितनी करनी चाहिए। ये नहीं कि सारा टाइम वो फ्यूचर में ही जी रहे होते हैं, और ना ही ये ऐसे लोग पास्ट में ज़्यादा जीते हैं। ये प्रेजेंट में जीने वाले लोग होते हैं। चर राशि के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट में जीने वाले लोग होते हैं। अब जो इनके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, अट्रैक्टिव बहुत होते हैं ऐसे लोग। एक्साइटिंग इनकी पर्सनालिटी होती है, खुश रहते हैं हमेशा, शांति बनाने वाले होते हैं। अगर ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो अगर कहीं पे बहुत लड़ाई हो रही हो या वाद विवाद हो रहा होगा तो उसके अंदर ये शांति मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और अपने बड़ों की आज्ञा मानने वाले लोग होते हैं, जो आजकल कम मिलते हैं। लेकिन तुला लग्न के जो लोग होते हैं ये अपने बड़ों की आज्ञा को मानते हैं। इनमें ईगो नहीं होती, ईगो नहीं पालते ये लोग, सिंपल होते हैं। और हर जीवन का जो भी डिसीजन होता है, हर डिसीजन को ये बहुत सोच समझकर ही उस पर निर्णय लेते हैं। अब इनकी ग्रह स्थिति देख लेते हैं। इनके जो लग्न में है वो राहु बैठा हुआ है और जो इनका लग्नेश है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। शुक्र जब तृतीय भाव से संबंध बनाता है तो ऐसे जो जातक होते हैं या जातक या जातिका होते हैं ये ऑपोजिट जेंडर में बहुत फेमस होते हैं, उनके बीच में पॉपुलर होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और इनको जो फ़ायदा भी होता है वो ऑपोजिट जेंडर से ही फ़ायदा होता है। शुक्र वैसे तृतीय भाव में भी बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति होती है वो शादी के बाद होती है। इनके जो द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु तृतीय और छठे भाव के स्वामी होके द्वितीय भाव में बैठे हैं। ऐसे जब गुरु का संबंध अष्टम भाव से बनता है, ऐसे लोगों को गुप्त विद्याओं से बहुत इंटरेस्ट होता है और जो ये बोलते हैं वो सत्य भी हो जाता है। ऐसे लोगों को बचना चाहिए, किसी को भी बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें अपने आप सत्य होने लग जाती हैं। इनको सेविंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 6th हाउस का मालिक जब 2nd हाउस में आके बैठेगा, 6th लॉर्ड जब 2nd हाउस में आके बैठता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन उसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इनके जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं वो एकादश भाव में बैठे हैं और वहाँ से अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो सेविंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी गुरु अगर कहीं खर्चा करवाते भी हैं तो वो खर्चा बहुत जायज़ खर्चा होता है, अनाप शनाप खर्चा नहीं करते हैं। और तुला लग्न के लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत निर्णय जो है बहुत सोच समझ के लेते हैं। इनके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध इनके वक्री और अस्त है। जब भी बुध जो होता है वो अस्त और वक्री होता है तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले इनकी पर्सनालिटी होती है।
बहुत अच्छे इनकी जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, वो बिल्कुल हटके होती है। सूर्य इनके 11th लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं या जातिका होती हैं, ये अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, अपने माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं, और अपने कुटुंब को साथ लेके चलने वाले होते हैं। बुध इनके जो है वो नवम और द्वादश भाव के स्वामी होके 4th हाउस में बैठे हैं। वहाँ पे वो अस्त और वक्री हैं। तो वैसे तो जब द्वादश भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में आके बैठता, तो ऐसे व्यक्तियों का जो उन्नति होती है वो जिस स्थान पे उन्होंने जन्म लिया उससे बाहर जाके होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बुध वक्री भी है और अस्त भी है, तो इनको अपने जन्म स्थान पे उन्नति मिल जाएगी। इनको बहुत ज़्यादा बाहर जाके स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको जो प्रॉफिट होगा या जो भी इनको आय होगी, वो बाहर से जुड़ के ही होगी। मतलब कि जैसे MNCs हो गई, या आजकल जैसे इंटरनेट के ऊपर लेन देन होता है, कहीं और आप बैठे सर्विस दे रहे हैं और आपका सेटअप कहीं और है, तो ऐसे हो जाता है। इनके जो चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं, वो पंचम भाव में बैठे हैं शनि जब पंचम भाव से संबंध बनाते हैं, खासकर जब वो बैठे हो वहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। और एक जो ड्रॉबैक आज के टाइम पे बोलना चाहिए, वैसे वो ड्रॉबैक नहीं, बड़ा अच्छी क्वालिटी होती है जो आजकल मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, दोनों चीज़ें हैं, परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लर्ट नेचर के नहीं होते हैं, जबकि तुला लग्न वाले वैसे माना जाता है कि बहुत फ्लर्ट करने वाले होते हैं। लेकिन शनि का संबंध जब पंचम भाव से बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति फ्लर्ट करने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पे शनि जो है वो परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है, तो इस चक्कर में भी पार्टनर जो है वो मिलने में देरी होती है। लॉयल होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। ईजिली इनका फ्रेंडशिप वगैरह होती नहीं है ऑपोजिट जेंडर के साथ। इनके सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो 11वें भाव में बैठे हैं। मंगल अग्नि तत्व की ही राशि में बैठे हैं। ऐसे में जातक जो होता है वो बहुत धनी होता है, अच्छा राजयोग बनता है ये। और मंगल का संबंध 11वें भाव से बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति घरेलू होते हैं। घरेलू जिसको मतलब कि अपने परिवार के साथ रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। अपने परिवार को जोड़ के रखने वाले होते हैं, जो आजकल के लोग मिलते नहीं हैं। ऐसे लोगों को व्यापार से और व्यवसाय से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जॉब के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये संबंध, जो मंगल का 11वें भाव में बैठना। इनका जो राहु है वो मैंने आपको बताया था कि लग्न में बैठा है, तो जब राहु लग्न के साथ संबंध बनाता है तो ऐसे में भ्रम की स्थिति थोड़ी उत्पन्न करता है। व्यक्ति कई बारी भ्रमित रहता है। चंद्रमा इनके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और वहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है। केतु जो है चंद्रमा की पावर को बढ़ा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है थोड़े भावुक होते हैं। शादी के बाद ही क्योंकि चंद्रमा जो है वो इनके दशम भाव का स्वामी होके सप्तम भाव में बैठा है, तो शादी के बाद उन्नति के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इनकी वाणी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। वैसे ही गुरु बैठा है इनके 2nd हाउस में और चंद्रमा भी लग्न को देख रहा है, तो इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। और जब ये व्यक्ति ऐसे जो चंद्रमा और केतु की जब युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति अंतर्ज्ञानी होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। अध्यात्म के लिए ये वाली युति जो है बहुत अच्छी मानी गई है।
अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनके क्वेश्चंस थे कि एक तो इनकी शादी कब होगी और इनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। लाइफ पार्टनर इनके जो है वो सेंसिटिव हो सकती हैं क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे बैठा हुआ है। एम्बिशियस होंगी क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं, और चंचल बुद्धि के हो सकते हैं, चंद्रमा जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है। गुस्से वाली हो सकती हैं, और ऑब्वियसली सुंदर होगी क्योंकि मंगल और चंद्रमा के प्रभाव सप्तम भाव पर है। इनकी कुंडली में अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनकी पसंद की नहीं होंगी। इनकी पसंद की होंगी, लेकिन वो अरेंज कम लव कह सकते हैं, लव कम अरेंज नहीं कह सकते। लव कम अरेंज हम तब बोलते हैं कि आपको पहले किसी से प्यार हुआ, फिर आपने उसको अरेंज किया, लेकिन यहाँ पे जो इनकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पहले अरेंज होगी और उसके बाद इनमें बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा। इनके जो भाग्य उदय है वो इनकी शादी के बाद इनको भाग्य उदय अच्छा हुआ। इन्होंने शादी का पूछा था। इनकी जो शादी है वो जैसे कहते हैं ना, एक कहावत होती है, चट मंगनी पट गया, पंजाबी में बोलते हैं। तो इनका वो वाली युति बन रही है क्योंकि जो शनि है इनके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, वो राहु की नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शनि सप्तम भाव को देख भी रहे हैं और राहु का संबंध सप्तम भाव से है, केतु का भी संबंध सप्तम भाव से है। और अभी जो गोचर में शनि जो है वो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और गुरु का गोचर जो है वो राहु के साथ सप्तम भाव पे ही चल रहा है। तो शादी के योग इनके बने हुए हैं, और मेरे अकॉर्डिंगली इनकी जो शादी है वो एकदम से होगी। फिर प्री प्लान्ड एक होती है शादियां जो आजकल होती हैं, मेरे को नहीं लगता कि वैसा होगा। बहुत जल्दी रिश्ता होगा और शादी हो जाएगी। इन्होंने फिर एक इनका क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी। इनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है और जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहेगी। जो इन्होंने पूछा था कि मेरा टाइम पीरियड अच्छा कौन सा होगा, तो अभी इनकी आने वाली दशा जो है वो चंद्रमा की आने वाली है। अभी सूर्य की चल रही है, सूर्य में शनि चल रहा है। 2026 से इनका चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल की दशा रहेगी। तो ये जो पीरियड टाइम फ्रेम रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस टाइम फ्रेम में इनको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव एक तो हम देखते हैं तो वो मारक भी होता है, तो थोड़ा अपना उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और चंद्रमा और केतु की युति है तो कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन भी ये चीज़ देती है। जो इनको उपाय करने चाहिए, उसमें इनको उपाय में सबसे ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? एक तो मंगल जो है इनकी दशा भी आने वाली है, और चंद्रमा की भी जो दशा आने वाली है वो भी उसके लिए। और दूसरा जो इनके पंचम भाव में शनि बैठा है, ये कहीं ना कहीं काम को डिले करने में डिले करता है। शनि का जब भी 1 5 7 1 5 9 यानी कि त्रिकोण से जब भी शनि का संबंध बनता है तो डिले होता है, या लग्न से बन जाए या पंचम से बन जाए या सप्तम नवम भाव से संबंध बनता है तो डिले होता है। दूसरा ये ओपल या डायमंड की रिंग पहन सकते हैं। तो ये आशीष जी की कुंडली थी, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।